नमस्कार, मैं सौरभ खरे परख कोच में आपका स्वागत करता हूं। आज से हम लोग मैथ का एक कंप्लीट बैच पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग अर्थमेटिक पहले पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग एडवांस पढ़ेंगे। अर्थमेटिक में अभी हम लोग नंबर सिस्टम से शुरुआत करने जा रहे हैं। नंबर सिस्टम लिखिएगा, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को पढ़ने के लिए हम लोग प्रवाह आरेख को पढ़ेंगे। प्रवाह आरेख क्या है, नंबर्स का डिवीजन किस प्रकार से किया जा रहा है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे नंबर्स का डिवीजन, डिवीजन ऑफ नंबर्स, डिवीजन ऑफ नंबर्स, संख्या का विभाजन। इसको हम लोग पढ़ते हैं फ्लो चार्ट के माध्यम से। प्रवाह आरेख, किस तरीके से संख्याएं एक जगह से दूसरी जगह प्रभावित होती हैं। प्रवाह आरेख, शुरुआत करते हैं हम लोग संख्याओं से। संख्याएं, नंबर्स, संख्याएं, बात करते हैं नंबर से। संख्याएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। संख्या मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, और काल्पनिक संख्या। इमेजिनरी नंबर। संख्याएं मूलतः दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्या ऐसी संख्याएं जिसके वर्गमूल के अंदर नेगेटिव संख्या होती है, वह संख्या क्या कहलाती है, आपकी काल्पनिक संख्या कहलाती है। स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर, किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल, किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल काल्पनिक संख्या कहलाता है। किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल आपकी क्या कहलाता है, काल्पनिक संख्या। स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। दैट इज, जैसे हमने यहाँ पे लिखा, कोई संख्या हमारी लिख दी √1, क्या होगा, ये स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, नेगेटिव है। स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, नेगेटिव है, तो इसको क्या कह सकते हैं, ये कैसी संख्या आपकी, इमेजिनरी संख्या है। इसको हम लोग आयोटा से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं, आयोटा से प्रदर्शित करते हैं। और अगर आगे देखा जाए तो आई स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा हमारे पास -1, आई पे घात 4 कर दिया जाए तो हो जाएगा +1, तो आई की पावर 4 बराबर हो जाएगा +1। तो काल्पनिक संख्या क्या होती हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर, किसी भी ऋणात्मक संख्या का जो वर्गमूल होता है वह आपका क्या कहलाता है, काल्पनिक संख्या कहलाता है। इसे हम लोग आयोटा से प्रदर्शित करते हैं। आयोटा इज इक्वल टू √-1। अगर आई पावर 4 किया जाए तो बराबर हो जाएगा 1। और जैसे और भी संख्या हमको इसके रूप में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए कोई हमें संख्या लिखा है 3i, इसका मतलब कैसा हो गया, 3 कैसा है आपका, इमेजिनरी हो गया। 4i ये कैसा हो गया, इमेजिनरी हो गया। आयोटा कहलाता है आई का मीन्स 5i, ये क्या सब है आपकी इमेजिनरी संख्या है, काल्पनिक संख्या है। इनको छोड़ करके, इन संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं होंगी वो सब कैसी होंगी, आपकी वास्तविक संख्या होंगी। इन संख्याओं को छोड़कर जो भी संख्याएं होंगी वो सब कैसी होंगी, वास्तविक संख्या होंगी। जैसे वास्तविक 0 क्या हो गया आपका, 0, 1, 2, 3, 4 एज सो। यहाँ हो गया -1, -2, -3 एज सो। और भी लिख सकते हैं 2/3, 4/5, 8/11 आदि सो 1। यहाँ भी लिख सकते हैं -2/3, 4/5,
-8/11। ये सब कैसी हैं आपकी वास्तविक संख्या है। और भी इसमें अगर रूट वाली संख्या भी वास्तविक संख्या है। हाँ, निगेटिव अंदर आएगा तो काल्पनिक संख्या होंगी, निगेटिव रूट के अंदर आएगा तो काल्पनिक संख्या। इसके अलावा भी आएगा, इसके अलावा भी जो क्वेश्चन हो संख्याएं होंगी वो कैसी हो जाएंगी आपकी वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी। हाँ, √2i ये आपका कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या है। लेकिन अंदर अगर रूट के अंदर माइनस आएगा, अंदर अगर रूट के माइनस अंदर आएगा, अगर यहाँ पे हम ऐसा लिख दें -√2, ये कैसी आपकी संख्या है, इमेजिनरी है। लेकिन -√2 ये कैसी है आपकी वास्तविक संख्या है। तो पहला डिफरेंस आप समझ गए होंगे। अगर इस तरीके से कोई संख्या लिखी गई है वो कहलाएगी आपकी काल्पनिक संख्या, अगर इस तरीके से कोई संख्या लिखी गई है तो ये आपकी कहलाएगी वास्तविक संख्या। अब हम वास्तविक संख्याओं को और काल्पनिक संख्याओं को अगर एक साथ जोड़कर देखें तो हमको संख्याएं प्राप्त होती हैं सम्मिश्र संख्या। कौन सी संख्या प्राप्त होती हैं, सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स क्या कहेंगे हम लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा कि दोनों संख्याओं को एक साथ लिया जाए, वास्तविक नंबर को और काल्पनिक नंबर को। तो हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख दिया 2 + 3i। एक कैसा नंबर हो गया आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। 2 कैसा है आपका, वास्तविक नंबर है, और 3i कैसा है आपका, इमेजिनरी नंबर है। हम कह सकते हैं 2 + 3i कैसा होगा, सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ऐसा ही लिख सकते 2 - 3i। ये सब किसके उदाहरण हो जाएंगे, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर से। अर्थमेटिक एप्टीट्यूड में हम लोग जिनका अध्ययन करने जा रहे हैं वो हमारी हैं कौन सी संख्या, वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या है, वास्तविक। इन संख्याओं को हम अध्ययन करने जा रहे हैं आपके अर्थमेटिक के एप्टीट्यूड में। यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो i⁴ 1 होता है। i² = हो जाता है √-1, i² होता है -1। इस तरीके से यहाँ पर होगा हमारा वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्या और सम्मिश्र संख्याएं। अब बात करते हैं वास्तविक संख्याओं के फ्लो चार्ट का। वास्तविक संख्याओं का विभाजन किस तरीके से हम लोग करेंगे। वास्तविक संख्याओं को दो एस्पेक्टों से पढ़ेंगे। वास्तविक संख्याओं को, रियल नंबर्स को तो एस्पेक्टों से पढ़ें अगर, एक हो जाएंगे आपकी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या रेशनल नंबर, एक हो जाएगा इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। एक हो जाएंगी अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। एक हो जाएंगी कौन सी संख्या, परिमेय संख्या, दूसरी हो जाएंगी अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या कहता है ऐसी संख्याएं जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसको हम लोग कैसे रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Q ≠ 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q ≠ 0, जिसका Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अर्थात ये संख्या अनंत नहीं होना चाहिए, अर्थात ये संख्याएं अनंत नहीं होना चाहिए। क्यों, अगर हम 0 कर दें, यदि हम यहाँ पे 0 कर दें P/Q में, अगर हम इसके स्थान पे 0 कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, P/0 हो जाएगा क्या, अनंत। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो Q ≠ 0, Q ≠ 0, अर्थात परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसका Q ≠ 0, जिसका डिनोमिनेटर, जिसका हर 0 कभी नहीं होना चाहिए। ये कहना चाहता है कि इसे कहते हैं हम लोग परिमेय संख्या। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्या जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसमें डिनोमिनेटर आपका 0 हो सकता है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अर्थात ये क्या पसंद करता है, जब हमें अब दोनों में डिफरेंस देखिए, यहाँ पे अगर Q 0 हो जाएगा तो अनंत हो जाएगा, तो ये अनंत पसंद नहीं करता है। ये अनंत को यहाँ पे क्या है, वो कह रहा है Q P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएंगी अपरिमेय संख्या। हम इसके कुछ उदाहरण देकर समझते हैं कि परिमेय और अपरिमेय में अंतर कैसे स्पष्ट करें। ये बहुत
प्रॉब्लमेटिक है। तो पहले नंबर जैसे हमने कोई उदाहरण लिया जीरो को लेकर के, एक एग्जाम्पल लिया जीरो। अब जीरो का एग्जाम्पल लिया तो हम लोग जीरो को क्या लिख सकते हैं, जीरो को लिख सकते हैं 0/1। यहाँ पर देखो P/Q के रूप में लिख दिया, तो कि जीरो क्या हो जाएगी आपकी परमेय संख्या, जीरो क्या हो जाएगी आपकी परमेय संख्या। इसका लिखते हैं एक, एक को हम क्या लिख सकते हैं 1/1, तब भी तो हमारा एक ही आएगा ना आंसर, कितना आएगा आंसर एक ही आएगा, इसलिए इसको भी क्या लिख सकते हैं हम लोग परमेय संख्या। एक ऐसी आपकी हो गई है इरेशनल नंबर, ये भी आपका क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर। दो लिखा, दो को क्या लिख सकते हैं 2/1 लिख सकते हैं, किसी भी संख्या के नीचे हम एक लिख सकते हैं, तो आपकी क्या हो जाएगी ये परमेय संख्या हो जाएंगी। ये सब कैसी हो जाएंगी परमेय संख्या। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब समस्या कहाँ आती है उनकी हम बात कर लेते हैं। ऐसी कोई भी नंबर हमने कहा 18/1 कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, क्या हो जाएगी परमेय संख्या, क्या हो जाएगी आपकी परमेय संख्या। अब किन कहाँ कॉन्सेप्टों में समस्या आती है उनको देख लेते हैं। कुछ दशमलव वाले कॉन्सेप्ट में वो आता है। जैसे हमने कहा आपको, आपसे पूछ लिया कि भाई 0.3 आपका रेशनल है कि इरेशनल है, 0.3 आपका रेशनल है कि इरेशनल है। आपको इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे सबसे पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का आपको पता चलेगा कि भाई 3 कितना हो जाएगा, यहाँ से काटने का 10, कितना हो जाएगा 3/10। 0.3 को क्या लिख सकते हैं 3/10। आप ये देख रहे हैं कि P/Q के रूप में क्या लिखा जा सकता है, तो 0.3 क्या हो जाएगा आपका परमेय संख्या। और बात करते हैं, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 0.32, क्या लिख दिया हम लोगों ने 0.32, ये पूछ लिया गया, तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई बात नहीं सर। 0.32 को हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, यहाँ 00, यहाँ हो जाएगा 32/100, और 4 से काट देंगे, 4 4 25, कितना हो जाएगा 8/25। ये क्या हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं है, इसका मतलब आपका ये भी क्या हो जाएगा आपका परमेय संख्या है। कैसी हो जाएगी परमेय संख्या। और आगे बात करते हैं, अगर आपने ऐसा लिख दिया आप 0.3333 ऐसा, अब आपसे पूछ लिया गया, आपसे पूछ लिया गया ये परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या है, परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, इस देख के नहीं बता देंगे अनंत तक गया परमेय है कि अपरमेय, ऐसा देख के नहीं, पहले इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ रिकरिंग वाला नंबर आ गया, तो हम यहाँ लिखेंगे 0.3, बार बार आ रहा है, क्या रहा 3 यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग बार, क्या लिख देंगे बार। और अब हम बार को जब सॉल्व करते हैं, जो हम वहाँ पे 10 लिख रहे थे यहाँ पे लिखेंगे 3/9, क्या लिखेंगे हम लोग 3/9, क्योंकि जब बार लग जाएगा तो कितना लिखेंगे 3/9। हालांकि दशमलव वाले चैप्टर को हम दूसरे चैप्टर में, जब इसका चैप्टर दशमलव वाला चैप्टर होगा उस कंप्लीट इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3/9, कितना हो जाएगा 1/3। अब बताइए ये परमेय है क्या परमेय है, अब ये क्या हो जाएगी परमेय संख्या, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया 3 नीचे आ गया। ये कौन संख्या है, तो ये 0.33333, ये कौन संख्या हो जाएगी आपकी परमेय संख्या हो जाएगी। 0.333 कौन संख्या हो जाएगी परमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि इसको हम सॉल्व करेंगे कितना लाए 1/3। अगर आप 1/3 को भी करेंगे, आप कोशिश गौर करिएगा 1/3 को करेंगे तो हम यहाँ पे जब 3 का डिवाइड करते हैं तो क्या होता है हमारे पास 3 का डिवाइड हम लोग करते हैं 1 में, तो कितना 0.09, फिर 1, फिर 0, फिर 339, इस तरीके से आता रहेगा ना। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे क्या होगा ये संख्या। आप देखेंगे कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/3, 0.3333 को क्या लिख सकते 1/3 लिख सकते हैं, इसलिए यह संख्या क्या हो जाएगी आपकी परमेय संख्या। बात क्लियर हो गई है, आगे बात करते हैं हम लोग। अगर आगे बात करने जाए, अगर हमने इसी एक अगला क्वेश्चन लिया जाए, हम ऐसा लिखें 0.34343434x, क्या लिख दिया हम लोगों ने 0.34343434। अब आपसे पूछ लिया जाए कि क्या ये परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या है, तो आप फिर क्या करेंगे। अब यहाँ पे जो रिकरिंग हो रहा है, जो इसका आवर्ती हो रहा है, वो कितने सब लेटर्स उस वर्ड में हो रहा है, नंबर में हो रहा है 2 में, तो 34 आया, फिर 34 आया, फिर कितना आया 34, फिर 34 आया। बात क्लियर हो गई। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 34y, कितना कर सकते हैं इसको हम लोग यहाँ लिख ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हमने लिखा 0.343434 इसको क्या लिखेंगे 0.34, देखो ये 34 फिर 34 रिकरिंग हो रहा है, इसको क्या चढ़ा देंगे हम लोग बार। जब बार हो जाएगा तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 3499,
कितना हो जाएगा 9 और 9। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखा 34 कितना आ गया 99, 34 कितना आ गया 99, और 99 आपका इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है, तो आपका ये कौन सी संख्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी परमेय संख्या। क्या हो जाएगी, परमेय संख्या। बात क्लियर हो गई होगी। अनंत तक जाने का मतलब ये नहीं है कि आप परमेय संख्या है, अनंत तक आपको दो प्रकार से जाना जाता है। एक बार जाएंगे आप रिकरिंग कर रहा है अगर कोई नंबर तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे, रिकरिंग करेगा उसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद देखेंगे तो यह संख्या कौन सी हो जाएगी, परमेय संख्या। कौन संख्या है ये, परमेय संख्या। और आगे चलते हैं कुछ उदाहरण के साथ, और उदाहरण लिए जाए तो हमने यहां पे देखा कि पहला उदाहरण लिया था 0.333, तो यहाँ पे हो गया था हमारा 0.3 बार, मतलब हम लोग क्या लिख रहे थे 3/9 इक्वल टू कितना था 1/3। ये कौन सी संख्या हो जाएगी आपकी, परमेय संख्या। इसके बाद हम लोगों ने लिखा 0.3434 SO1, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 0.34 डबल बार। इसको क्या लिख लेंगे हम लोग 34/99, 99 जैसे ही आए नॉट इक्वल टू 0, ये कैसे हो जाएगी आपकी परमेय संख्या। और आगे बात करते हैं, अगर हमने लिखा 0.345345 SO1, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.345। रिकरिंग हो रही है नहीं हो रही है, क्या हो रहा है, रिकवर हो रहा है, तो यहाँ रिकरिंग हो जाएगी। इसको अगर सॉल्व करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम क्या लिख सकते हैं 0.345। अगर इसको हमने इस तरीके से हटाया, यहाँ बार को भी हटाया, तो क्या हो जाएगा 999। अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये 5 है, कितना हो जाएगा, ये भी क्या है आपकी परमेय संख्या है। तो अनंत तक जरूर जा रही है लेकिन एक कैसी संख्या है, परमेय संख्या है। तो एक 0.333 0.343434 जहाँ रिकरिंग हो रही हो तो उसको हम बार का यूज करके उस संख्या को बना लेंगे भिन्न के रूप में, और देख लेंगे कि डिनोमिनेटर इसका आ रहा है कि अथवा नहीं आ रहा। अगर डिनोमिनेटर इसका नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ऐसा क्या होगी, परमेय संख्या। क्लियर हो गई बात। अब समस्या और आगे क्या होने वाली है, जैसे हमने यहां देखा कि इस तरीके से हो रहा है। अब यहां पे हमने एक उदाहरण लिया 0.345613289 SO1। अब बताइए ये संख्या क्या आपकी परमेय संख्या है, ये परमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका कोई रूटीन नहीं बन रहा। 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5 6 आया, फिर 1 आ गया, फिर 3 आ गया, 2 आ गया। इसका कोई आपका यहाँ पे क्या हो रहा था, रिकरिंग हो रही थी। इसमें क्या हो रहा था, बार बार हो रहा था। यहाँ पे कोई रिकरिंग नंबर नहीं आ रहा, इसलिए संख्या इसको हम अब सॉल्व नहीं कर सकते। इस संख्या को अब हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि कहाँ तक जा रहा, अनंत तक जा रहा। इसमें कोई ऐसा दोहराव नहीं है कि जैसा एक बार उसका साइकिल बन रही हो, इसके कोई साइकिल बन रही नहीं बन रही है। तो ये विदाउट बार है, ये संख्या कोई बार के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। इसलिए कैसी संख्या हो जाएगी आपकी, अपरमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी, अपरमेय संख्या। तो अपरमेय संख्या ऐसी संख्या होती हैं जिनको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, अर्थात जिनको हम बार के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब आपको क्लियर हो गई होगी। जैसे हमने कहा √2 ऐसा हो जाएगा 1.4142 SO1 ऐसा आएगा। √2 की वैल्यू अब देख रहे हैं 4 1 आया, फिर 4 2, कोई एक साइकिल तैयार नहीं हो रही। तो √2 क्या हो जाएगा आपका, अपरमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरमेय हो जाएगा। √3 1.7321 SO1 यह आता रहेगा, है ना, कहीं 7 3 2 1 फिर आएगा। इस तरीके से संख्या क्या हो जाएगी आपका, अपरमेय संख्याओं में। तो आपको अब क्लियर होना है कि दशमलव वाली संख्याओं में जो संख्या विथ बार के आएंगी, जो संख्या परमेय संख्या में होंगी, जो विथ बार की होंगी। कैसे बार की होंगी, विथ बार, जिसमें हम बार को लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, जिसको हम बार को लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, जो पुनरावृत्ति से बनी होती हैं। जो किससे बनी होती हैं, पुनरावृत्ति से बनी होती हैं। जो संख्या विथ बार की आएंगी वो संख्या क्या कहलाएंगी, आपकी परमेय संख्या कहलाएंगी। जो विदाउट बार होंगी, जिनको हम विदाउट बार कह सकते हैं। कैसी संख्या होंगी ये लोग, विदाउट बार। कैसी संख्या होंगी, विदाउट बार होंगी। अगर संख्या विदाउट बार हैं, बिना बार के हैं, इनको हम बार के रूप में से हल नहीं कर सकते हैं, तो वह संख्या क्या कहलाएंगी आपकी, अपरमेय संख्या कहलाएंगी। बात क्लियर हो गई। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, सबसे बड़ी समस्या इन्हीं सवालों में होती है। क्या डिफरेंसेस है, इसमें भी अनंत तक जा रहा था, आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ भी अनंत तक जा रहा है, यहाँ भी कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा। बशर्ते इसको हम बार के रूप में हल करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको हम बार के रूप में हल नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी रिकरिंग या इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो विथ बार जो संख्या होंगी वो परमेय संख्या कहलाएंगी, जो विदाउट बार होंगी वो अपरमेय संख्या कहलाएंगी। अच्छा, एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पाई एक अपरमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है।
पाई एक अपरिमेय संख्या। एग्जाम में खूब पूछा गया है, कानून को पेपर हुआ था तो उसमें पूछा गया था पाई कैसी संख्या है, तो पूछा गया था पाई एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि पाई का कोई एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, वो अनंत तक सॉल्व होती चली गई। अभी भी इसमें वैज्ञानिक लगे हुए हैं, गणितज्ञ लगे हुए हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो पाई एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन पाई को 22/7 माना जाता है, पाई को क्या माना जाता है, 22/7। तो 22/7 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। पाई की एक्यूरेट वैल्यू नहीं है 22/7, है ना, पाई के लगभग मान में क्या है 22/7, इसलिए पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और 22/7 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। 22/7 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस था। परिमेय संख्या क्या होती हैं, जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Q इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात वहां Q 0 नहीं होना चाहिए। और दूसरी बार हम कह सकते हैं विथ बार वाली जो दशमलव वाली संख्या होंगी, विथ बार की जो संख्या होंगी जिसको बार के रूप में हम लिख सकते हैं, वो संख्या कहलाएंगी परिमेय संख्या। इसके अलावा जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अर्थात विदाउट बार, उनको हम बिना बार, वहां पे कोई बार वाली संख्या नहीं होंगी, जो दशमलव वाली संख्या होंगी जिनको हम सॉल्व नहीं कर सकते, जिन पे हम बार नहीं चढ़ा सकते हैं, वो संख्या क्या होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी। अपरिमेय संख्या √2 हो गया, √3 हो गया, पाई हो गया, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। बात क्लियर हो गई है। ये था डिफरेंस आपका परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं में। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं परिमेय संख्याओं को लेकर के। अब हमने परिमेय संख्या देखी कि यहाँ पे हम लोग जो होगा इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या होंगी, आपकी भिन्न होगी, एक ऐसी भिन्न होंगी जिनको हम विथ बार के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो परिमेय संख्या के आगे में हम देखें, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। हमने यहां पे लिखा था जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसी संख्या है उसे हम लोग कहेंगे कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या से हम लोग क्या करेंगे, परिमेय संख्या में क्या क्या थी, आपके दशमलव वाले भी नंबर थे यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, दशमलव वाले नंबर मिलेंगे, डेसिमल्स मिलेंगे, और यहां मिल जाएंगे आपके पूर्णांक। क्या मिल जाएंगे, दशमलव वाले मिल जाएंगे और पूर्णांक मिल जाएंगे। दशमलव वालों को हम लोग पढ़ेंगे दशमलव वाले चैप्टर्स में, दशमलव वालों को हम लोग पढ़ेंगे दशमलव वाले चैप्टर्स में। हम लोग बात करते हैं पूर्णांक। पूर्णांक पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऋण पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर, एक होते हैं धन पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है 0, शून्य। शून्य भी एक पूर्णांक है। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, ऋण पूर्णांक, शून्य और धन पूर्णांक। पूर्णांक को इंटीजर कहते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा परिमेय संख्याओं से पूर्णांक। पूर्णांक कैसे होंगे, पूर्णांक आपके 3 प्रकार, ऋण पूर्णांक, शून्य और धन पूर्णांक। पूर्णांक कौन कौन से होंगे, पूर्णांक आप अगर यहाँ देखने चाहें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरफ देखें, -1, -2 इस तरीके से होंगे। तो पूर्णांक जो होंगे उनका डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने 3 प्रकार के, ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और धन पूर्णांक। शून्य पूर्णांक सिर्फ शून्य होता है, धन पूर्णांक 1, 2, 3, 4 एज सो ऑन। ऋण पूर्णांक क्या होते हैं, -1, -2, -3, -4, -5 एज सो ऑन। तो पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ऋण पूर्णांक, शून्य और धन पूर्णांक। अब बात आती है धन पूर्णांक और शून्य को अगर जोड़ दिया जाए, धन पूर्णांक के साथ अगर किसको ले लिया जाए, शून्य को ले लिया जाए, तो बन जाते हमारे कौन से नंबर, होल नंबर। कौन से नंबर, पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्या बन जाएंगी, अगर हम यहाँ पे पूर्ण संख्या बना देंगे। अगर इसके साथ इन नंबरों को ले लिया जाए, शून्य पूर्णांक के साथ धन पूर्णांक को ले लिया जाए, तो क्या बन जाएगा हमारा, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। क्या बन जाएगा, होल नंबर।
क्लियर हो रही बात। तो हमारी होल संख्या क्या होंगी, पूर्ण संख्या क्या होंगी, वहाँ पे देखेंगे तो पूर्ण संख्या जो होंगी वो कितनी होंगी, 0 1 2 3 4 5 6 एज शून्य। शून्य और धन पूर्णांक को साथ में ले लिया जाए तो संख्या कौन सी हो जाएंगी आपकी, पूर्ण संख्या हो जाएंगी। कहाँ से हो जाएंगी, होल नंबर, 0 1 2 3 4 5 6। अगर जीरो को साथ में ले लिया गया, जीरो को अगर धन पूर्णांक के साथ ले लिया गया तो संख्या बनेगी वो हो जाएंगी पूर्ण संख्या। धन पूर्णांकों का एक दूसरा नाम है प्राकृतिक संख्या। क्या नाम है इनका, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। कौन सी नंबर, नेचुरल नंबर। क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होते हैं, 1 से। पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है, 0 से। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 और पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6 एस सो 1। बात क्लियर हो रही होगी। तो शून्य अगर धन पूर्णांकों के साथ ले लिया जाए या प्राकृतिक संख्याओं के साथ ले लिया जाए तो संख्या कौन सी हो जाएंगी आपकी, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या की शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, 0 से होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एस सो 1। और धन पूर्णांक की शुरुआत 1 से होती है। प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, वही से होती है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। बात क्लियर हो गई होगी। तो हम यहाँ बात किए पूर्णांक जो होंगे 3 प्रकार के होंगे, एक ऋण पूर्णांक होगा, एक शून्य पूर्णांक होगा, एक धन पूर्णांक होगा। धन पूर्णांकों को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर धन पूर्णांक और शून्य को एक साथ ले लिया जाए तो हम वहाँ पर कह सकते हैं पूर्ण संख्याएं। आगे चलते हैं, जो धन संख्याएं हैं या धनात्मक संख्याएं, या प्राकृतिक संख्याएं। धनात्मक संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं जो हैं कौन कौन सी होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एज सो ऑन। ये कौन संख्या है सब आपकी, धनात्मक या प्राकृतिक संख्याएं। इनको दो एस्पेक्टों पढ़ा जाए, दो पहलुओं से अगर देखा जाए, दोनों के पहलू अलग अलग होंगे। एक पहलू, पहला पहलू को हम लोग इसमें देखेंगे सम और विषम के कॉन्सेप्ट में। सम और विषम के कॉन्सेप्ट में लिख लीजिए, विषम, विषम संख्या, ऑड नंबर्स, एक हो जाएंगी सम संख्या। इवन नंबर, इवन नंबर। दूसरा कॉन्सेप्ट हम देखेंगे इकाई संख्या, यूनिट नंबर, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अभाज्य कहते हैं प्राइम नंबर, और भाज्य कहेंगे कंपोजिट नंबर। हमने धनात्मक या प्राकृतिक संख्याओं का बंटवारा शुरू कर दिया है, वितरण किया, विभाजन किया। तो उसमें पहला कॉन्सेप्ट है, पहले देखेंगे विषम संख्या और सम संख्या। दूसरे देखेंगे इकाई संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। विषम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होती। बहुत आसानी से आपने हमेशा बचपन से पढ़ रहे हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं होती हैं। इसमें शेषफल बचेगा आपका, हमेशा एक शेष बचेगा, 2 से विभाज्य नहीं होगी तो वह संख्या क्या कहलाती है, हमेशा विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, 1 3 5 7 9 11 100। क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 9 11। ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होंगी, वह संख्या कहलाती है आपकी विषम संख्या। अच्छा, प्रथम विषम संख्या जो पूछी जाएगी कौन सी होगी, 1 होगी। प्रथम विषम संख्या कौन सी होगी, 1 होगी। बात क्लियर हो गई। ऐसी संख्या जो पूर्णतः 2 से विभाज्य हो जाती हैं, ऐसी संख्या जो पूर्णतः 2 से विभाज्य हो जाती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या। जैसे 2 4
6, 8 और क्या हो जाएगा 10, 12 ऐसे हो, जो 2 से पूर्णतः क्या हो जाए आपकी विभाज्य हो जाए। मतलब हम कह सकते हैं जो 2n के रूप में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2n के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर n क्या हो जाएगा आपका नेचुरल नंबर, n क्या हो जाएगा नेचुरल नंबर, n जो आपका होगा n को हम क्या कहेंगे प्राकृतिक संख्याएं होंगी, यानी क्या है प्राकृतिक संख्या है। जैसे n बराबर 1 रख देंगे, 2 1 जा 2, n बराबर 2 रख देंगे, 2 2 जा 4, n बराबर 3 रख देंगे, तो 2n के रूप में जैसे हम लिख सकते हैं वो क्या कहलाएंगे आपकी सम संख्या कहलाएंगी। प्रथम सम संख्या क्या होती है, प्रथम सम संख्या क्या होती है 2 होगी। पहली प्रथम संख्या, पहली सम संख्या कौन सी होगी 2 होगी, और प्रथम विषम संख्या कौन सी होगी 1 होगी। बात क्लियर हो गई होगी। जो 2 से पूर्णतः भाज्य हो जाए या 2n के रूप में जैसे लिख सकते हैं तो उसे हम सम संख्या कहते हैं। यहाँ मामला ठीक था। यहाँ मामला ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है मामला। यहाँ पे यूनिट संख्या, यूनिट संख्या एक ऐसी संख्या जिसका मात्र एक गुणनखंड हो, एक ऐसी संख्या जिसका मात्र एक गुणनखंड हो, ओनली वन फैक्टर। इसको क्या लिखते हैं हम लोग ओनली वन फैक्टर। क्या लिखेंगे सिर्फ मात्र एक गुणनखंड हो। जैसे 1, एक संख्या प्रकृति सिर्फ 1 पाई जाती है जिसको सिर्फ 1 के ही रूप में लिखा जा सकता है, जो 1 से ही डिवाइड होती है। अर्थात यूनिट नंबर क्या है ऐसी संख्या जिसका ओनली वन फैक्टर हो, सिर्फ मात्र एक गुणनखंड हो, उसे कहते हैं इकाई संख्या, उसे कहते हैं हम लोग इकाई संख्या। अभाज्य संख्या प्राइम फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स। क्या लिखेंगे ओनली 2 फैक्टर्स। अगर मात्र 2 गुणनखंड हो, क्या हो मात्र 2 गुणनखंड हो, उसे कहते हैं हम लोग अभाज्य संख्याएं। अर्थात वह संख्या, ऐसी संख्या जो खुद से विभाज्य होती है, जो खुद से विभाज्य होती है और एक से विभाज्य होती है। 2 गुणनखंड हो जाएंगे, एक स्वयं हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा एक 1 हो जाएगा। इसके 2 फैक्टर होंगे, 1 होगा एक स्वयं हो जाएगा, तो कह सकते हैं ओनली 2 फैक्टर्स। क्या हो जाएगा ओनली 2 फैक्टर। जैसे 2 1 से डिवाइड की जा सकती है और 2 से किया जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा एंड इटसेल्फ हो जाएगा, अपने आप में हो जाएगा। तो कोई प्राइम संख्या होगी वो 1 से डिवाइड होगी और इटसेल्फ अपने आप से डिवाइड होगी। 3 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और 3। क्या 4 होगा नहीं होगा, 4 किससे किससे डिवाइड है 4 1 से है, 2 से है और 4 से, इसलिए 4 आपका अभाज्य संख्या नहीं है। अब हमने बात की अभाज्य संख्या की, तो अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी ओनली 2 फैक्टर्स, ऐसी संख्या जिसके मात्र 2 गुणनखंड हों। अब भाज्य संख्या मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, तो वह संख्या कहलाती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कहती है तो कैसे, जैसे हमने एग्जाम्पल लिख लिया 4 किससे विभाज्य है 1 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है और 4 से विभाज्य। तो 4 के कितने फैक्टर्स हो गए हैं 3 फैक्टर, 1 2 और 4। क्लियर हो गई बात। तो मोर देन 2 फैक्टर्स उसको कहेंगे हम लोग भाज्य संख्याएं। अब हम बात करते हैं 4 के बाद 6 क्या हो जाएगा आपका 1 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य और 6 से विभाज्य। मोर देन कितने हो गए हैं 2 फैक्टर्स। 2 से ज्यादा अगर गुणनखंड हो जाते हैं वह संख्या क्या कहलाती है आपकी भाज्य संख्या कहलाएगी। और अगर 2 फैक्टर्स हैं तो क्या हो जाएगी वो अभाज्य संख्या। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था 2 का कितना हो जाएगा 1 और 2, 3 का कितना होगा 1 और 3, 5 का कितना हो जाएगा 1 और 5, 7 का कितना हो जाएगा 1 और 7। बात क्लियर हो पा रही होगी। इकाई संख्या अभाज्य संख्या अभाज्य, ओनली वन फैक्टर, तो वहाँ हो जाएगा इकाई संख्या होगी वो। ओनली 2 फैक्टर्स क्या होगी अभाज्य संख्या होगी। मोर देन 2 फैक्टर्स क्या होगी आपकी भाज्य संख्या होगी। मोर देन 2 फैक्टर्स क्या हो जाएगी आपकी भाज्य संख्या हो जाएगी। अब क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनते हैं कि प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है। पहला क्वेश्चन बना है प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है 2, एक मत कर देना है ना, एक मत कर देना। तो प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी होगी 2। ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है जो सम भी है, एक ऐसी अभाज्य संख्या 2 ही एक ऐसी संख्या है जो आपकी सम है और अभाज्य। इसके अलावा जितनी भी संख्या होंगी वो सब कैसी हो जाएंगी विषम हो जाएंगी। तो 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो क्या है सम है। तो वो पूछेगा ऐसी कौन सी संख्या है जो सम और अभाज्य दोनों है, कौन सी हो जाएगी 2। प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी 2। प्रथम भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी 4। प्रथम भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी 4।
बात क्लियर हुई है। प्रथम भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 4। तो हम लोगों ने धनात्मक संख्याओं प्राकृतिक संख्याओं का वितरण किया और हम लोगों ने विषम संख्याएं, सम संख्याएं, इकाई संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के कॉन्सेप्टों में बात की। तो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सहअभाज्य संख्या क्या होंगी। सहअभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स सहअभाज्य संख्याएं, संख्याओं का ऐसा युग्म लिखिएगा, संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। संख्याओं का ऐसा योग जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग? सहअभाज्य संख्या। कोई भी संख्याएं हो, उनका अगर हमारे पास दो संख्या ले ली गई हम लोगों ने और दो संख्याओं को हमने कहा कि इनका सहअभाज्य के नहीं है, तो उनका क्या निकाल लेंगे? HCF निकाल लेंगे। HCF कहलाता है हिंदी में मासा, आपने पढ़ा होगा बचपन में मासा। HCF हिंदी में क्या कहते हैं? मासा। जिन दो संख्याओं का HCF या मासा एक हो जाता है तो वे संख्या क्या होंगी? वो आपके हो जाएंगी आपकी को प्राइम नंबर्स। देखिएगा, को प्राइम नंबर्स का प्राइम नंबर से कोई लेना देना नहीं है। को प्राइम बात अलग होती है, को प्राइम अलग है और प्राइम आपकी अलग है। तो हम जैसे हम यहाँ पे लिख दें 3 और 4, 3 और 4। अब 3 और 4 इनमें HCF कितना आ जाएगा? 1। इनका HCF कितना आ जाएगा? 1। अब ये मत कहने लगना सर इसमें 4 तो हमारा प्राइम नहीं है ना, 4 तो हमारा प्राइम नहीं है, 3 तो प्राइम है। तो यहाँ प्राइम और को प्राइम की, यहाँ पे प्राइम और कंपोजिट की कोई बात नहीं हो रही, भाज्य भाज्य से कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। आपको बस ये देखना है दो नंबर होंगे, उनका अगर मासापा 1 हो जाए, उनका अगर HCF 1 हो जाए तो वो संख्या कैसी हो जाएंगी? आपकी को प्राइम नंबर्स हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी वो लोग? वो संख्या हो जाएंगी को प्राइम नंबर्स। बात क्लियर हो रही ना हमारी? यहाँ से क्लियर, यहाँ ये नहीं देखने लगना कि प्राइम होना चाहिए, क्योंकि को प्राइम नाम लिखा ना तो अब यहाँ देखने लगा 4 तो यार प्राइम नहीं है, कैसे को प्राइम हो? इसका को प्राइम और प्राइम का कोई लेना देना आपस में नहीं है। इसकी परिभाषा अलग है, प्राइम की परिभाषा अलग है। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते थे जिनके मात्र 2 गुणनखंड होते थे, ओनली 2 फैक्टर्स। और को प्राइम ऐसा है जिनका HCF कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे 3 और 4 का जो HCF आ रहा है वो 1 आ रहा है, इसलिए ये कैसे हो जाएंगे? को प्राइम हो जाएंगे। दूसरा उदाहरण और अच्छा, 4 और 9 ये होंगे को प्राइम नहीं होंगे, ये को प्राइम हो जाएंगे। अब ये मत सोचने लगना ये प्राइम होना चाहिए, प्राइम और को प्राइम में कोई लेना देना नहीं है। तो को प्राइम का मतलब अलग है और प्राइम का मतलब अलग है। प्राइम का मतलब है कि उनके ओनली 2 फैक्टर्स होने चाहिए, लेकिन को प्राइम का मतलब है कि 2 संख्याएं होंगी, एक युग्म होगा, एक जोड़ा होगा, जिनका HCF कितना होगा? 1 होगा। तो 4 और 9 भी आपके क्या हो जाएंगे? को प्राइम हो जाएंगे। 3 4 हो जाएंगे, 4 और 9 हो जाएंगे। बात क्लियर हो गई? लगातार संख्याएं ना, कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स आपके जो होंगे, लगातार संख्याएं होंगी, वो भी एक दूसरे की कैसी होती हैं? वो भी एक दूसरे की सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। लगातार संख्या, कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स, लगातार संख्याएं, लगातार संख्या कॉन्सेक्यूटिव नंबर, लगातार संख्या कॉन्सेक्यूटिव नंबर। जैसे हमने कोई भी नंबर ले लो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे 1 लगातार 2 नंबर कोई ले लिए हमने। लगातार अगर हम लोगों ने 2 नंबर ले लिए, अगर देखा 1 और 2 ले लिया, तो ये को प्राइम होंगे नहीं होंगे? क्योंकि एक सम होगा, एक क्या होगा? विषम होगा। एक सम होगा, एक क्या होगा? विषम होगा। इसलिए लगातार 2 संख्याएं आपकी हमेशा को प्राइम हो सकती हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा 2 3, अगर हमने 2 3 को ले लो, 2 और 3 कैसी हो जाएंगी? आपकी को प्राइम हो जाएंगी। 4 5 कैसी हो जाएंगी? आपकी को प्राइम हो जाएंगी। तो लगातार 2 संख्याएं, क्योंकि एक सम होगी, एक संख्या क्या होगी? विषम होगी। एक संख्या सम होगी, एक क्या होगी? विषम होगी। तो हम वहाँ देख सकते हैं कि लगातार संख्याएं जो होंगी
लगातार संख्याओं में से जो दो कोई भी लगातार संख्या ले लीजिएंगे तो वो संख्या कैसी हो जाएंगी, आपकी कोप्राइम संख्याएं हो जाएंगी। बात क्लियर हो रही है। तो कोप्राइम संख्याएं ऐसी संख्या होती हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है, उन्हें हम लोग कहते हैं कि वह संख्या कैसी है, कोप्राइम है। एक एक संख्याओं का क्या होता है, इसमें युग्म होता है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं रुकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और अब हमारी क्लासें रोज आपको पर डे एक क्लास मिलती रहेगी। धन्यवाद, थैंक यू।